हेलो एवरीवन, दिस इज अंगद आर्यन और आप देख रहे हैं चैरिटी पीसेस। भाई लोग, ये वीडियो 17 बीपीएससी के लिए रामबाण है, क्योंकि इतिहास ऐसा विषय है जो हमेशा से किसी भी पेपर में बीपीएससी का सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा है। और विगत पिछले 10 साल से मैं ये ट्रेंड एनालिसिस किया हूँ कि इतिहास से कम 25 से 28 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन, अगर बिहार स्पेशल को ऐड कर दिया जाए तो 35 क्वेश्चन मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट और इतिहास से आता रहा है। आप पूरा ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हैं। उनमें से भी मैं कुछ ऐसे क्रक्स टॉपिक हैं और बहुत ही अति इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपने अंतिम समय में 1 हफ्ते या 7 दिन 8 दिन के अंदर रिवीजन कर दिया तो मान लीजिए 150 में 25 से 28 क्वेश्चन आपके सिक्योर हो जाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ इसका। आप पीछे लिखे टॉपिक्स को मैं एलोबरेट कर देता हूँ तीनों चारों सेक्शन से, और बस आपका ये काम है कि उन सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिए और जिन जिन टॉपिक को मैं डीप पढ़ने के लिए कहूँ उनको डीप पढ़ लीजिएगा, जो कि 8-10 दिन में आराम से किया जा सकता है, जो 1-2 बार इतिहास पढ़ चुका है उसके लिए। और जो टॉपिक को छिछले स्तर से कहूँ उसको छिछले स्तर से देख लीजिएगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सारे टॉपिक्स का एनालिसिस और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। पहले नंबर पे हम देखेंगे प्राचीन भारत। देखिए, प्राचीन भारत में एक नया टॉपिक ऐड हो गया यूपीएससी के द्वारा, आर्ट एंड कल्चर, जो विगत कुछ वर्षों से आ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि अभी तक आर्ट एंड कल्चर से बिहार में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आपके लिए सुविधाजनक होगा कि प्राचीन इतिहास को 2 से 3 दिन का समय दें। आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जितना दे सकते थे, सिर्फ 3 दिन का समय दें और 4 से 5 नंबर मिनिमम आप फिक्स कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ही हो सकता है अगर बिहार स्पेशल को ऐड कर दिया जाए तो। और इसमें जो सबसे हिट टॉपिक रहा है बीपीएससी का, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको 2 सेक्शन बांटा गया है, एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, एक फैक्ट का सेक्शन। कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन में सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक पक्ष आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। और फैक्ट के लिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना था, कहाँ से कहाँ तक था, उसके देखिए उसके खुदाई के प्रश्न पे या उसके कार्यकाल पे विवाद है तो प्रश्न नहीं आता है, लेकिन विस्तार कितना था, पाकिस्तान से भारत तक, ऊपर से नीचे, ऊपर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों चौहद्दी, और उसके बीच कौन कौन से स्थल पाए गए और उन स्थल का खुदाई करता कौन था और उन स्थल का खुदाई वर्ष कौन था और वहाँ से प्राप्त की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता 1 से 2 प्रश्न दे सकता है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, वैदिक काल। इसका भी वही कंडीशन है, ये भी 1 से 2 प्रश्न आपको दे सकता है। इसमें सिर्फ आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को पूरी तरह से देख लेना है, पूरी तरह से डीप एनालिसिस करना है, इसके भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट को छांट लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है आपको। तीसरे नंबर पे महाजनपद हैं। वैसे तो 16 महाजनपद हैं, लेकिन बिहार से संबंधित सिर्फ 3 महाजनपद हैं और उनको आपको डीप जाके देखना पड़ेगा। इसमें महाजनपद कहाँ कहाँ पे स्थित थे, वर्तमान समय में क्या क्या है, उन सब जनपदों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट PYQ है, बस उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चौथे नंबर पे एक टॉपिक है बौद्ध जैन धर्म। ये बीपीएससी का सबसे हॉट टॉपिक है। इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में हर वर्ष में आता रहा है। अगर आप पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं और बौद्ध धर्म का बेहतरीन एनालिसिस करके फैक्ट देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं, जैन धर्म का फैक्ट और PYQ देखने के साथ थोड़ा सा एनालिटिकल वे में जा करके NCERT में पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है मौर्य वंश। बौद्ध और जैन को आपको डीप पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। उसी तरह से एक टॉपिक बनता है मौर्य वंश, इसको भी आप डीप पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश में
का उद्भव, विस्तार, विकास और सारा जड़ता जो था, सारा जड़ था वो भारत में था, सॉरी बिहार में था। और बिहार स्पेशल के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश से पहले जो थे बृहद्रथ वगैरह, उनको देख लीजिएगा एक बार। मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिएगा, अशोक को देख लीजिएगा, बिंदुसार को देख लीजिएगा। चंद्रसेन, बिंदुसार और अशोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के जो शिलालेख वगैरह हैं उससे प्रश्न आप प्राचीन इतिहास में भी है। और बिहार में इंपॉर्टेंट कौन कौन से शिलालेख पाए गए, कहाँ पाए गए, उसको थोड़ा सा आप डीपली देख लीजिएगा। इसलिए मौर्य वंश को थोड़ा सा डीप देखते, 2 से 3 प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे मौर्योत्तर आता है। मौर्योत्तर आप ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मौर्योत्तर में आप 2 वंश प्रणालियाँ आती हैं, एक देशी राज्यों का। देखिए मौर्योत्तर है क्या, बेसिकली मौर्योत्तर ये है कि जो एक बड़ा शासन प्रशासन वाला जो साम्राज्य होता है उसका जब विघटन होता है तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश अपने आप में शक्तिशाली हो जाते हैं। नहीं होता है कि बड़ा भाई मरता है, एक बड़ा बाहुबली, तो छोटे छोटे बाहुबली पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उसके स्थान पे छोटे छोटे राजवंश इकट्ठे हो गए और वो राजवंश कुछ विदेशी आक्रमणकारी राजवंश थे, जैसे कि IST इंडो ग्रीक थे, शक थे, कुषाण थे, पल्लव थे, ये विदेशी आक्रमणकारी राजवंश थे। ठीक है, उसमें सिकंदर का आक्रमण होगा वगैरह वगैरह, आप देख लीजिएगा, जो विदेशी आक्रमणकारी थे। और कुछ भारतीय राज्य थे जैसे शक हो गए, हुण हो गए, IST कुषाण, उसके बाद फिर शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, वकाटक वंश है, चेदी वंश और नाग वंश है। ये देशी राजवंश है। तो इनमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, इतना कम समय में आप इनको डीप ले भी नहीं सकते हैं। इनके इंपॉर्टेंट PYQ आपको जहाँ से भी मिले, जितने भी प्रकार के मिले, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। बस PYQ सॉल्व करके और नीचे जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिखे होते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत है उनके लिए फिर। ठीक है, तो जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश से भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न तक आते रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग डीप पढ़ लीजिएगा, बहुत सबको नहीं पढ़ना है इसमें। आप समुद्रगुप्त को पढ़ लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ लीजिएगा, 1-2 और जो लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जो शिलालेख वगैरह प्राप्त हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा और PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपका काम गुप्त वंश का हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है गुप्तोत्तर वंश, ठीक वही सिचुएशन है जो मौर्य वंश के पतन के बाद हुआ था मौर्योत्तर वंश में, वही गुप्त वंश के पतन के बाद गुप्तोत्तर वंश में होता है। इनके जितने भी राजवंश हैं उनको आप थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और इनके PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। याद रखिएगा कि पूरे प्राचीन इतिहास से 2 ही प्रकार के प्रश्न बनेंगे और वो एक कथन वाले बनेंगे और एक फैक्ट वाले बनेंगे। फैक्ट वाला लूसेंट भी आप देख लेंगे, घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो फैक्ट वाला मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो सबके लिए टफ बनाएगा, सिर्फ आप ही के लिए टफ नहीं रहेगा। तो ये रहा प्राचीन इतिहास। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास को हमने 2 भागों में बांट दिया है, एक पूर्व मध्यकालीन और एक मध्यकालीन इतिहास। देखिए पूर्व मध्यकालीन में आपको दक्षिण भारत का इतिहास, हालांकि ये प्राचीन के साथ भी पढ़ाया जाता है, प्राचीन इतिहास के बाद में ही इसको लोड ऐड कर देते हैं। मैं अध्ययन की सुविधा के हिसाब से लिख दिया हूं उसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य, देखिए इन तीनों को आप देख लीजिएगा। उसमें सबसे ज्यादा चोल को देख लीजिएगा, चेर और थोड़ा सा पांड्य को देख लीजिएगा, संगम काल वगैरह जो है उन सबों को देख लीजिएगा, क्योंकि उनके साहित्य से, उनके स्थापत्य से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो साहित्य और स्थापत्य चाहे प्राचीन इतिहास का हो चाहे मध्यकालीन इतिहास का हो, आपको साहित्य, कला और स्थापत्य पे ज़्यादा जोर देना होता है। ठीक है, कौन सी पुस्तक किसने लिखा, कौन सी कवि कौन थे, कौन सी पुस्तक लिखे तो किस दरबार में थे और उस पुस्तक के अंदर क्या क्या लिखा था, पुस्तकों पे, साहित्य यानी पुस्तकों पे और पुस्तक के लेखक पे, और वो किसके दरबार में और किस कार्यकाल में लिखा गया और पुस्तक का विषय क्या था, ये थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। डीप भी बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे, पुस्तक को घुमा फिरा के उसके अंदर की कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, और छिछला भी बनाएंगे तो डायरेक्टली पुस्तकों के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है,
ये हो गए चोल, चेर और पांड्य। देखिए विदेशी आक्रमणकारी में दो विदेशी आक्रमण होता है, एक अरब का आक्रमण होता है, एक तुर्क का आक्रमण होता है, तुर्कों का आक्रमण होता है। अरब आक्रमण में सिर्फ एक आक्रमण है, कासिम का आक्रमण है, वहां से बहुत प्रश्न नहीं आया। दाहिर रोहित देवल पे एक बार कर लगा था, पहली बार जो जजिया कर लगा वो देवल से लगा था। दाहिर पे कब हमला हुआ, यही सब छोटा मोटा दो चार मिलता है। PYQ देख लेंगे तो काम हो जाएगा, कासिम निपट जाएगा। उसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी। गजनवी के 17वां आक्रमण मत देख लीजिएगा, जो भी तुरंत एक दो ठो है, और कैसे वो सोमनाथ पे आक्रमण वगैरह करता है। आप घटना चक्र के PYQ सॉल्व करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। दूसरा उसके बाद का जो टॉपिक आता है आपका मोहम्मद गोरी, इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके ही जितने दास थे, इसके जितने गुलाम थे, वहीं भारत में आकर के फिर एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, और उसी में आप गुलाम वंश पहला वंश होता है। उसमें पहले नंबर पे इल्तुतमिश को देख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं इल्तुतमिश के बाद ऐबक को देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐबक के बाद आपको देखना है, सबको नहीं देखना है, ऐबक के बाद आप रजिया को देख लीजिएगा, क्रांतिकारी महिला थी, तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कॉन्सेप्ट के लेवल पे। और बलबन को देख लीजिएगा, और बाकी जितने बचते हैं उनको PYQ में निपटा दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनसे इंपॉर्टेंट जितने आए होंगे, और घटना चक्र में जो बॉक्स में लिखा होता है उनको सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट होता है मध्यकाल। हम बांटे थे पहले पूर्व मध्यकाल, देख लीजिए, फिर मध्यकाल। और मध्यकाल को भी अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने दो भागों में बांट दिया है। एक भाग दिल्ली सल्तनत डाला है 1206 से 1526, और दूसरा भाग 1526 से 1707 तक, यानी कि आप कह सकते हैं मुगल काल है। तो 1526 में 5 वंश आएंगे, इलबरी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इन पांचों वंश को आपको डीप नहीं पढ़ना है, कुछ लोगों को पढ़ना है, उनको देख लेते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट है आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी आपको इल्तुतमिश, हाँ ये तो अभी बता ही दिया, तो गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश ही बोलते हैं, इलबरी वंश भी बोलते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश को ही दास वंश भी बोलते हैं। 3-4 वंश नाम है उसी के गुलाम वंश के, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश में दो लोगों को सिर्फ पढ़ना है, एक पढ़ना है JDK यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को, और दूसरा पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी को। और याद रखिएगा कि जिस तरह से खिलजी वंश में 2-4 लोग, सॉरी गुलाम वंश में 3-4 लोग थे, खिलजी वंश में सिर्फ एक है, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था और जो सारे उसकी जीत थे, युद्ध थे, उसकी जो रणनीति थी, सॉरी उसकी जो साहित्य और स्थापत्य वगैरह वगैरह जो उससे युद्ध वगैरह थी, बाजार व्यवस्था उसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वहाँ से प्रश्न बनता है। ये दोनों चीज़ें, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को डीप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको तुगलक वंश में। तुगलक में FST यानी फिरोज शाह तुगलक है, और दूसरा है MBT। FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक को थोड़ा सा इग्नोर भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को इग्नोर मत करिएगा, उससे प्रश्न बनता था, बनता है, और भविष्य में भी बनता रहेगा, बनने की भी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290 में, उसकी 3-4 चीज़ आप लोग और देख लीजिएगा। और दिल्ली सल्तनत में आप स्थापत्य देख लीजिएगा, इनके साहित्य देख लीजिएगा, साहित्य कला की कौन कौन से लेखक और रचनाएं और पुस्तकें थी, इनकी व्यवस्था देख लीजिए, खास करके अर्थव्यवस्था के लेवल पे कि कौन क्या लगाए, कौन मुद्रा चलाया, कौन सा अर्थव्यवस्था के स्तर पे भी, तो पूरा व्यवस्था इनका देख लीजिएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य, साहित्य, कला और अर्थव्यवस्था, यही 4 टॉपिक को देख लीजिएगा, आपका काम दिल्ली सल्तनत का निपट गया 3 से 4 टॉपिक में। नेक्स्ट आप आ जाइए मुगल काल। मुगल काल में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है बाबर को देखना है, हुमायूं को देखना है, शेर शाह को देखना है, अकबर को देखना है, और शाहजहां को देखना है। इनके अलावा मुगल काल में कहीं नहीं आपको टच करना है। एक टॉपिक जो मेरे दिमाग से निकल गया था वो था कि बाबर के आक्रमण के समय जो भारत के स्वतंत्र राज्य थे, यानी भारत की राजनीतिक अवस्था क्या थी। एक तरफ दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दूसरे तरफ भारत में कुछ शक्तिशाली राजवंश थे। उसमें आप देख लीजिएगा विजयनगर और बहमनी को, विजयनगर और बहमनी, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर उत्तर भारत के राज्य देखना होगा तो जौनपुर को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपका मेरे दिमाग से उतर गया था, उसको ऐड कर लीजिएगा। विजयनगर को मत भूलिएगा, वहाँ से प्रश्न अब बन रहे हैं आजकल कुछ वर्षों से, ठीक है। तो इस तरह से आपका, और वही कंडीशन मुगल का भी होगा। मुगल भी आपको स्थापत्य देखना है, इनका कला देखना है, इनका साहित्य देखना है, और इनकी आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखनी है थोड़ा सा सरसरी निगाह से। और यहाँ पर आपका काम चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ
PYQ से, बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया प्राचीन, दूसरा हो गया मध्यकाल। तीसरा देख लेते हैं हम लोग आधुनिक भारत। देखिए आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहला होता है। कहीं कहीं पे लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन को डीपली पढ़ने के लिए कहते हैं, और मैं कह रहा हूं कि डीपली पढ़िए लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से। बिहार को उसमें ऐड कर दीजिए कि बिहार में यूरोपीय कंपनियां कहाँ आई, कहाँ स्थापित हुई, कौन कौन से उनकी कार्यविधि थी, पहला क्या था, क्योंकि देखिए 2-3 साल से बिहार स्पेशल यूरोपीय कंपनियों पे प्रश्न बन रहे हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य में 5-6 राज्य है, बस बंगाल देख लीजिएगा और अवध देख लीजिएगा। मन करे तो मराठा, मैसूर और पंजाब देख लीजिएगा, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं तो आप इसके PYQ से भी काम चला सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख के आपका काम चल जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति यानी कि भारत को अंग्रेजों ने कुचला, यहाँ की पूरे सिस्टम को चेंज किया, व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया, और व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के क्रम में वो भारत में कौन कौन से नवीन परिवर्तन करते हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। वो चाहे भूमि व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इन सब के देख लीजिएगा। आर्थिक स्तर पे देख लीजिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीतिक स्तर पे देख लीजिए क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये टॉपिक 3 से 4 प्रश्न आपको मिनिमम देगा, क्योंकि पिछले 3-4 बार से ये 3-4 प्रश्न मिनिमम दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जाति जनजाति, और हम साथ में धर्म सुधार आंदोलन भी जोड़ दिए हैं। आप जाति जनजाति को अलग भी पढ़ सकते हैं और धर्म सुधार आंदोलन को अलग भी पढ़ सकते हैं, और इतना डीप पढ़ने का समय नहीं है, बस PYQ भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे इतर कुछ नहीं आने वाला है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा तो ऐसी जगहों से लाके कुछ रख देगा जो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। 1 लाख में 10 लोग सॉल्व करेंगे, वो जो कॉम्पिटिटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है इस टॉपिक का। तो उसके बाद जो टॉपिक है किसान मजदूर और 1857 का किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, और साथ में है 1857 की क्रांति। ये टॉपिक में आप किसान आंदोलन भी देख सकते हैं, मजदूर आंदोलन भी देख सकते हैं, और साथ में 1857 की क्रांति देख सकते हैं। लेकिन इन तीनों टॉपिक को आप बिहार को ऐड करते हुए पढ़िएगा। बिहार स्पेशल बगल में रख लीजिएगा और साथ में मेन हिस्ट्री भी रख लीजिएगा, और दोनों को मिक्स करके एक साथ पढ़ते चलिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते चलिएगा और उसमें, और साथ में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते चलिएगा। अगर ये काम करते चले तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रटना तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन समझ के भी काम किया जा सकता है, क्योंकि BPSC जिस प्रकार से कुछ विगत वर्षों से प्रश्न बना रही है, रटवाने के साथ साथ आपकी मानसिक समझ को भी वो चेतने का, या आप कह सकते हैं चेक करने का प्रयास कर रही है। तो आप अवेयर रहिएगा इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय का टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन देने की क्षमता रखता है ये। तो इस टॉपिक को आप मत भूलिएगा, और बिहार की सबसे हॉट टॉपिक कहा जा सकता है इसको। बिहार में जब भी आप देखेंगे 2 से 4 क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में आपको मिनिमम गवर्नर जनरल और वायसराय देके जाता है। तो इस टॉपिक को कभी स्किप मत करिएगा, इस टॉपिक को डीपली पढ़ लीजिएगा, साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कांग्रेस पूर्व, पिछली बार कांग्रेस पूर्व से पूछा गया है, अब कांग्रेस से पूछा जा सकता है। तो कांग्रेस, उसके स्थापना, विशेष अधिवेशन और उससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि कौन सी इस अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्वतंत्रता आंदोलन। और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसक गतिविधि, यानी कि जो क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, इस टाइप के जो लोग थे जो हमारी क्रांति के लिए, जैसे चापेकर बंधु हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए, तो इस प्रकार के जो लोग थे इनको आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, और साथ में बिहार स्पेशल भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला टॉपिक है वो स्वतंत्रता आंदोलन, अहिंसक आप कह सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, कांग्रेस से लेके 1905 तक, 1905 से 1919 तक, और
1919 से 1947 यानी कि जो गांधी युग है, तो गांधी और गांधी युग के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फैक्ट हैं, उन सबको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि गांधी युग अकेले 2 से 4 क्वेश्चन मिनिमम देने की क्षमता रखता है। तो ये हुई पूरी इतिहास। आपको बस करना क्या है कि इनको 7-8 दिनों में सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक निकाल के, ये पीछे जो लिख चुका हूँ उसको कहीं नोट कर लीजिए, और सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक छांट के 1-1, 2-2 दिन में कोशिश करेंगे तो 1-1, 2-2 दिनों में 5-5, 6-6 टॉपिक ख़त्म किया जा सकता है, जो पहले से पढ़ चुका है उसके लिए। ठीक है, 1-2 प्रमाणिक बुक रखिए, उनको पढ़िए मन से, उनके सिलेबस के ऊपर डीप जाइए, पढ़ाई करने के साथ साथ मेंटली अलर्ट भी रहिए, क्योंकि प्रश्न अब विश्लेषणात्मक भी हो सकते हैं, तथ्यात्मक भी हो सकते हैं, कथन परक भी हो सकते हैं। तो आपको हर प्रकार से मेंटली अलर्ट रहना पड़ेगा। चाहे जैसी गेंद बीपीएससी डालेगा, आपको उसको बाउंड्री से बाहर करना ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में कुछ सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर किया जा सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।